कोई बात नहीं, बंद कर दे फोन। हाँ शांत रहे। डिजीज दो चीज से मिलकर बनाया गया, डिस प्लस इज। डिस मतलब होता है नॉट, इज मतलब कंफर्ट। जब बॉडी अपने कंफर्ट जोन में ना रहे दैट इज डिजीज। अब ये मैं क्यों बता सकता हूँ कि ये मुझे अभी फील हो रहा है, मैं ठीक तो अभी भी हूँ, लेकिन मुझे वो पहले जैसी जो बॉडी में ना जो वो कंफर्ट जोन होता है वो नहीं फील हो रहा है बिल्कुल भी। यानी आपकी बॉडी का एक स्टेट है जब आपकी बॉडी मैक्सिमम परफॉर्म कर सकती है। अगर उस स्टेट से हल्का सा भी लेफ्ट राइट हो जाए तो आपको लगेगा मैं ठीक हूं, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि यार नहीं, मैं प्रॉपर पहले जितना ठीक नहीं हो पाया मैं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो कंफर्ट जोन है बॉडी इसको छोड़ चुकी है भाई। और अगर बॉडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गई तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, इसको हम बोलेंगे डिजीज। अच्छा, कई बार ना कंफ्यूज होते हैं लोग डिजीज और डिसऑर्डर में, सर ये दोनों अलग हैं कि सेम है? देखो है तो अलग अलग, बट अपने को रखना सेम। डिफरेंस दोनों में क्या है, डिजीज किसी बाहरी एजेंट से होता है और डिसऑर्डर किसी अंदरूनी रीजन से होता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, उसमें बीमार करने का रीजन कोई बाहर नहीं है, उसमें आप ही की बॉडी को प्रॉब्लम हो रही होती है। और डिजीज जैसे कि मलेरिया, कोई बाहरी चीज ने आपको बीमार किया। तो डिजीज और डिसऑर्डर में इतना फर्क होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को सेम लेके चलेंगे। हमारे केस में इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि बताइए डिजीज एंड डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है। तो डिजीज है। अब डिजीज की बात करी जाए तो डिजीज कैसे होता है, इसके अलग रीजन है। देखो, पहली बात, डिजीज पैथोजन से हो सकते हैं और इवन यही सबसे ज़्यादा आजकल पाए जाते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो बीमार हमें करते हैं उनको हम पैथोजन्स कहा करते हैं। तो हमारे पैथोजन्स हमें बीमार करते हैं। कई बार हमें डिजीज़ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। आप देख लो आजकल बहुत सारे लोग हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा रख लिया है कि वो डेली माने लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या रनिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब बॉडी को बिल्कुल भी बर्नआउट नहीं कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, जिससे उनको क्या बीमारियाँ पकड़ रही हैं। कई बार तो आपके लाइफस्टाइल से आपको बीमारियाँ होती हैं और कई बार तो आपका माल न्यूट्रिशन का केस निकल आता है। आप अच्छा लाइफस्टाइल रख रहे हो लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी बीमारियां हो जाती हैं। और कई बार कुछ बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक निकल आती हैं, यानी ये आपके जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है जिससे आपको बीमारी हो रही है। इसमें ना तो आपके लाइफस्टाइल का कोई रोल है, ना तो कोई पैथोजन का कोई रोल है, ना आपके कोई माल न्यूट्रिशन का कोई रोल है। तो ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं। हमें जिस बीमारी पे इस चैप्टर फोकस रखना, हमें रखना पैथोजन वाले पे, हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। और पैथोजन वाली अगर बीमारी में बात करी जाए तो देखो, डिजीज़ को हम एक कैटेगरी में और बांट सकते हैं। एक है इन्फेक्शियस, एग्जैक्टली, एक है नॉन इन्फेक्शियस। अभी आपको पता है जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हो वो इन्फेक्शियस, और जो एक इंसान से दूसरे को ना फैले वो नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में आपको याद होगा जैसे कि HIV एक बीमारी है ना, HIV फैल जाती है, हेपेटाइटिस B फैल जाती है, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस, ये सारे अब देखते हैं। अच्छा नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट नहीं फैलता, बीच में मस्किटो आ जाता है। वैसे क्या कहूँ, नॉन इन्फेक्शियस नहीं, मेरा पता है इन्फेक्शियस मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट को फैले। दो तरीके हैं, एक तरीका है डायरेक्ट, सुनो, हाँ, और एक तरीका है इनडायरेक्ट। बीमारी फैल रही है बस किसी थ्रू। डायरेक्ट में क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन के टच से बीमारी फैलेगी, ये ज़्यादा खतरनाक होती है, लाइक कोरोना वायरस। इसमें कोई तीसरा एजेंट नहीं चाहिए। और कई बार क्या होता है, एक इंसान से कोई मस्कीटो आता है, उससे लेता है बैक्टीरिया, वायरस, जो भी लेना होगा, और वो बीच का एजेंट जाके किसी और को बीमार कर देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमंस बीमार नहीं करेंगे, लेकिन बीच में कोई तीसरा एजेंट आ गया जिससे वेक्टर बोलते हैं, वो बीमारी फैला रहा है। तो बीमारी अगर फैल रही है तो क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि कैंसर, कैंसर में आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे कि मान लीजिए किसी मस्कीटो ने किसी कैंसर पेशेंट को काटा और जब वो किसी और को बाइट किया तो उसको कैंसर हो गया, क्योंकि कैंसर फैलती नहीं ना, इसमें ना तो कोई वेक्टर कुछ नहीं काम करता। दैट्स व्हाई टोटली क्या है वो नॉन इन्फेक्शियस। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले बीमारी जो पढ़ने वाले हैं कैंसर, और मैं चाहूँगा कैंसर में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखें क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आए दिन हम बहुत ज़्यादा केस देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर तो आजकल वैसे भी हो रहा है, हर 10 में 3 या 4 को तो देखने को मिल जाए, आजकल इतना कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए। तो बेटर है कैंसर ठीक से पढ़ लेंगे ताकि आगे शायद तुम्हारे काम कभी आ सके, ना आए तो बढ़िया ही है, बट कभी आए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सर इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है। कई बार क्या है, कैंसर की रिपोर्ट आती है, आपको मतलब पता नहीं लिखा क्या हुआ है और कहने को मेडिकल से पढ़कर बैठे हो। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो क्लिक करो।
बट कैंसर में एक ऐसी चीज़ है, पढ़ जितना मर्जी लो, कैंसर के होने का रीज़न आज तक स्पेसिफाइड ही नहीं है। ठीक है, हम भले ही रीज़न पढ़ेंगे कैंसर इससे होता है इससे होता है, मेरे हिसाब से कैंसर होने के लिए आपकी किस्मत का ख़राब होना बहुत ज़रूरी है, बस ये ज़रूरी है। बाकी आप चाहे जितना मर्जी अच्छा फॉलो कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं पहले है क्या चीज़ कैंसर। देखो कैंसर, आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ी है, बस वही आपको यहाँ पे पढ़नी है। सोचो बॉडी में ये एक नॉर्मल सेल्स का एक ग्रुप है। इमेजिन कर लेते हैं कि बॉडी में यहाँ पे नॉर्मल सेल्स का ग्रुप बन जाता है। इन नॉर्मल सेल्स में से आगे चल के इमेजिन कर लेते हैं कि एक सेल की डेथ हो जाती है, जो कि होना कॉमन भी है। बॉडी में सेल को बोला गया भाई तेरे को अपने आप को किल करना है। आपको पता है बॉडी में हर सेल सुसाइड करता है, हमारा बॉडी में हर एक सेल सुसाइड करता है अपना। और जैसे मान लीजिए ये सेल है, जब ये खत्म होगा तो पता है इसको खत्म कौन करता है, ये सुसाइड करने के लिए अपने लाइसोसोम का इस्तेमाल करता है। लाइसोसोम को बोलता है चल बेटा एक काम कर, रप्चर हो जाए और हमें किल कर दे। क्यों? और पता सेल में ऐसा है, सेल की ज़िंदगी फिक्स है। अगर सेल की उम्र लिखी है कि सेल को 30 दिन जीना है, तो जैसे ही 30 डे स्टार्ट होगा वो 30 डे पे सेल्फ किलिंग कर लेगा। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है उसे कि भाई मर जा, टाइम तो हो ही चुका है। नहीं, आपको नीड ही नहीं बोलने की। तो ऐसा क्या है करता सेल में, ऐसा है क्या? तो बेसिकली हर सेल के अंदर एक ऐसा डीएनए सेट हो रखा है जो तब एक्टिव होगा जब सेल को सेल्फ किलिंग करनी होती है। और जैसे वो डीएनए एक्टिव हुआ, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस चलाएगा, जिस प्रोसेस के एंड रिजल्ट में जो सेल के अंदर लाइसोसोम है ये क्या हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं। और इनके रप्चर होते ही जो सेल है, सेल की क्या हो जाती है, डेथ। यानी सेल में ऑलरेडी डेथ प्रोग्राम हो रखी है भाई। सेल अगर रोकना भी चाहे तो भी रोक नहीं सकता। इसीलिए सेल की डेथ को हम एक नए नाम से बुलाते हैं। एक नहीं, दो नए नाम से बुलाते हैं। पहला नया नाम है इसका एपोप्टोसिस, और दूसरा नया नाम है प्रोग्राम सेल डेथ, शॉर्ट में पीसीडी। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों? सेल में ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है और सेल को अपनी डेथ करनी ही पड़ेगी, इसमें उसके कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है। बट इसमें होता क्या है, जैसी सेल की डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में सेल की कमी हो जाती है। अब ये सेल डिसाइड करते हैं कि यार अगर हमारे यहाँ से एक सेल कम हो गया तो हम काम कैसे करेंगे। तब इन सेल में से किसी एक सेल को बोला जाता है कि आप डिवाइड करो और उस सेल को ले आओ। तब मान लीजिए किसी सेल ने डिवीजन करी और वो यहाँ पर एक नया सेल ले आया, सेल पूरे हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल आया, ब्लड वेसल ने यहाँ पे फूड सप्लाई कर दिया 9 सेल के हिसाब से, भाई जितने लोग इतना खाना ले लो। अब इमेजिन करो जो नया सेल बना है उसको तो रूल कायदे पता ही नहीं है, वो कह रहा मेरे को भी डिवाइड करना है। हम कह रहे पागल है क्या? कह रहे नहीं आपने डिवाइड किया, हम भी। हमने कहा देख उसने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि सेल की कमी थी, सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, इसलिए डिवाइड किया। लेकिन तो डिवीजन करना चाह रहा है सिर्फ शौक के लिए कि उसने डिवाइड किया और मैं भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स इसके कांटेक्ट में हैं वो इसको फर्दर डिवाइड करने से रोकते हैं कि तू डिवाइड नहीं करेगा। ये कुछ तुम्हारे वाला सीन है। जैसे मान के चलो, अच्छा पहली बात ये जो प्रॉपर्टी है बाकी सेल्स की इस सेल को रोकने की, इस प्रॉपर्टी का नाम है कांटेक्ट इनहिबिशन। कि क्योंकि एक सेल अपने आसपास के सेल्स के कांटेक्ट में है, इसीलिए वो सेल इसे रोकते हैं कि ये फालतू डिवाइड ना करें। और ये रूल सब पे लागू है। अगर मान के चलो ये वाले की नीयत खराब हो जाए जी मैं डिवाइड करूंगा, कह रहे हो सुन अब मैं तुझे भी डिवाइड नहीं करने दूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर मुझे रोका तो मैं भी तुझे रोकूं। तो इस तरह से हर एक सेल ने दूसरे को रोक रखा है, तभी हर एक सेल फालतू डिवाइड कर ही नहीं सकता। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करेगा सिर्फ। ये वैसा था जैसे तुम लोग ना अभी परिवार में रहते हो, तो परिवार में क्या तुम्हारे पास रिलेशन अलग अलग बने हुए हैं। तो जब भी तुम गलत करने का सोचते हो तो तुम्हें डर लगता है कि यार ये घर वाले मेरे लंका लगा देंगे, ये बोलेंगे वो, तो तू उस डर के मारे तुम वो स्टेप उठाते ही नहीं हो। हाँ कि ना? तो क्योंकि तुम रिलेशन में हो अलग अलग, इसीलिए उनकी रिलेशन की वजह से तुम कई बार कुछ काम नहीं करते, यानी फंक्शन इनहिबिट करना पड़ता है आपको। और यही सेम चीज उनके लिए भी लागू है। अगर वो भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे तो उन्हें पता है कि हमारे साथ एक रिलेशन बने हुए, यानी वो भी उस रिलेशन के मारे नहीं करेंगे। तो सब इस म्यूचुअल कनेक्शन की वजह से सब स्टेबल है। लेकिन मान लीजिए हमारी बॉडी में ये एक सेल ऐसा है बीच वाला गद्दार निकल गया, कह रहा जी नहीं मैं तो करूंगा डिवाइड, मेरे को मतलब रखना ही नहीं है। इमेजिन करो यहाँ पे सेल ने क्या कर दिया, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट
इनहिबिशन। सेल ने कहा भाई बाहर में जाओ, और जैसे ही सेल ने कांटेक्ट इनहिबिशन तोड़ा, अब तो भैया सुनेगा नहीं किसी की। पहले एक सेल थे, बने 2 सेल, 2 से बने 4, 4 से बने 8। सोचो सेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और जो बेचारे रूल फॉलो कर रहे थे उनके नंबर उतने ही जितने पहले थे। कितने? उनके नंबर 9 के 9 ही है। इमेजिन कर लेते हैं, ये पुराने वाले सेल है जिन्होंने अपने रूल नहीं तोड़े, और जिसने तोड़ दिए उसका देख लो। अब मुझे बताओ, जो बाकी जो सेल जिन्होंने नहीं तोड़ा ना, उन्हें पता है कि यार जो खाना यहाँ पर आता है, खाना 9 सेल के लिए आएगा। अब हम 9 की जगह पे 18 हो जाएंगे तो खाना तो उन 9 के लिए आ रहा है। अब 18 को खाना मिलेगा आधा आधा, तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं भाई, बॉडी की कैपेसिटी है खाना सप्लाई करने की। अब यहाँ पर जब ये जो सेल जिन्होंने कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस कर दी है, तो पता है ये सेल जब डिवीजन करेंगे तो इनकी सेल डिवीजन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये अपने हिसाब से डिवाइड करने लग रहे। और कैंसर का मतलब कुछ नहीं होता, ये बेसिकली सेल डिवीजन को ही बोलते हैं। लेकिन ये सेल डिवीजन कैसी होती है? अनकंट्रोल्ड। यानी जो सेल डिवीजन तुम पढ़ते आ रहे थे उसी का नाम तो दूसरा कैंसर है। देखो, सेल डिवीजन अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसे तुम बोलते हो माइटोसिस, मियोसिस, और अगर कंट्रोल में ना हो तब बोलते हो कैंसर। अब सर कैंसर कहाँ हो सकता है? जहां जहां सेल डिवीजन पॉसिबल है वहां वहां कैंसर पॉसिबल है, और सर से लेके पांव तक हर जगह सेल डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कैंसर के जो चांस है पूरी बॉडी में हर जगह है। बॉडी का कोई भी, अच्छा सोचो, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं आपके, सब आपके कंट्रोल में, सब आपके हिसाब से चल रहे हैं। ये वैसा सा है कि आपने मान के चलो आपने 100 लोगों को अपने घर में जगह दे रखी है, 100 लोग आपकी बात मान रहे हैं, पूरी जिंदगी बात माने, गारंटी थोड़ी क्या होता है, कोई गद्दार निकल ही जा बाद चल के, और एक भी निकल गया कैंसर जन्म ले गया। आपकी बॉडी के सेल आपकी आज सुन रही है, आज से 10 साल बाद बॉडी आपकी ऐसे तो नहीं रहेगी। तब क्या पता कोई एक सेल ऐसा निकल जाए जो कह रहा भाई मैं नहीं मान रहा तेरी बात, और अगर कोई एक भी ऐसा निकल गया, कैंसर ने जन्म ले लिया। और आप भी जानते हो हमारे पास इतने सेल्स हैं जो ऐसे सेल तो निकल जाते, कॉमन ऐसे सेल्स तो, सारे सेल तो अच्छे नहीं होते ना, कुछ सेल तो फॉल्टी निकल जाते हैं, बस जो फॉल्टी निकल वही क्या लिया है? कैंसर। तभी कैंसर चांस इतने बढ़ रहे हैं। तो पहली बात, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड चलने लग जाए इसको कैंसर कहते हैं। और ऐसे कैंसर के सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर कहते हैं। मतलब कैंसर सेल का जो ग्रुप बनता है, जो गांठ सी बनती है कैंसर के सेल की, इस गांठ का नाम ट्यूमर होता है। अब तुम्हारा सवाल, सर कैंसर से दिक्कत होती ही क्या है ना, क्वेश्चन आता है सर क्या दिक्कत है, नॉर्मल सेल तो है ही ना। अब आप ऐसे समझो, जब खाना आया, खाना 9 सेल के लिए आएगा, खाना इन सब के लिए नहीं आएगा। लेकिन जो सेल बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, हमेशा फूड का कंजप्शन किसको मिलता है? उसको मिलता है, क्योंकि बहुत तेजी से कंज्यूम करेंगे। अब सोचो खाना आ रहा है 9 सेल के लिए, खा कौन रहा है? कैंसर वाले सेल। अब कैंसर वाले सेल खाना किसको नहीं मिल रहा? हमारे नॉर्मल सेल्स को। मुझे बताइए, जिस ऑर्गन में कैंसर होगा उस ऑर्गन के लिए काम नॉर्मल सेल्स करेंगे, कैंसर सेल करेंगे? लेकिन खाना तो उनको मिल ही नहीं रहा। यानी समय के साथ जिस पार्ट में कैंसर होता है वो पार्ट काम करना बंद कर देता धीरे धीरे। सोचो लिवर में है तो लिवर धीरे धीरे काम करना बंद करो। लिवर में अनहेल्दी सेल्स आ रहे हैं और वो लिवर के लिए काम करेंगे नहीं। एक टाइम आएगा जब लिवर जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाया तो वो काम, उसका ऑर्गन फेल, इंसान की डेथ। तो हमें कैंसर में करना इलाज कैंसर का बस इतना होता है, हमें इस सेल को बाहर निकाल देना होता है कि जो फालतू इनको बाहर निकालो, वरना ये अपने जैसे और भी बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, ये कैंसर, पहली बात ये लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ बॉडी में कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो गया? तब इसका रीजन आता है जेनेटिक रीजन। आप समझिए जेनेटिक रीजन क्या है। आपकी बॉडी के हर एक सेल के डीएनए में एक कैंसर की जीन है और हर एक सेल के अंदर है ये जीन। यानी कैंसर के जीन तो हम बचपन से लेके साथ में घूम रहे हैं, बट वो जो जीन है उस जीन का नाम है प्रोटो-ऑन्कोजीन। और हाँ, कैंसर के लिए आप ऑन्को नाम का वर्ड यूज़ करते हो। ऑन्को नाम का वर्ड है, मतलब कैंसर की बात चल रही है। आप ये सोचो कि आपके सेल में कैंसर की जीन है जो चुपचाप सो रही है, आराम से सो रही है। जब तक वो सो रही है तब तक तुम जगे पड़े हो, और अगर वो जग गई तो फिर तुम्हें सोना पड़ जाएगा। इस प्रोटो-ऑन्कोजीन को अगर कोई भी चीज़ ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे, किसमें? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर है इनएक्टिव कैंसर जीन और ऑन्कोजीन क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ कैंसर जीन।
ऑन्कोजीन बनते ही तुरंत सबसे पहला काम क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी ये इसलिए लॉस हुआ क्योंकि इसके सेल के जीन में क्या बन गया? ऑन्कोजीन बन गई, और पहले किस फॉर्म में थी? प्रोटो में। सवाल है ये किसने किया होगा? तो ये किया था कार्सिनोजन ने। अब कार्सिनोजन क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजन कहा जाता है। एंड ये जो कार्सिनोजन है, ये पता है कौन है? इसमें तीन हम अलग अलग निकालते हैं। तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं कार्सिनोजन। वन इज कॉल्ड फिजिकल, सेकेंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, सॉरी केमिकल, एंड थर्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब देयर आर सम रेज जो बहुत खतरनाक रेज होती हैं, जैसे कि मान के चलो यूवी रेज हो गई, ठीक है, गामा रेज हो गई, हमारे पास एक्सरे हो गया। ये ऐसी रेज हैं जो अगर तुम्हारी बॉडी पे पड़ जाए तो तुम्हें कैंसर कर सकते हैं। सर एक्सरे का तुम इस्तेमाल भी करते हैं, और ये लाइन कहते भी हैं, अगर आपने अपने 50 साल की उम्र से पहले किसी एक बॉडी पार्ट का 100 से ज़्यादा बार एक्सरे करवा लिया तो इस बात की 100% चांसेस हैं कि आपको उस पार्ट का कैंसर डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए आपने इस वाले मतलब अल्ना का, लेट्स सपोज आपने इस वाले अल्ना बोन का आपने 50 की उम्र से पहले आपने 100 से ज़्यादा बार करा लिया, और ज़रूर नहीं 100 कोई नंबर फिक्स थोड़ी है। कई बार कुछ लोगों को क्या होता है, मान लीजिए कराया 90 टाइम, 91 पे जियोलॉजी, बस में कैंसर आ गया। तो किसी भी कभी भी ना, अगर आपको कभी देखना हो तो एक्सरे जब कोई कर रहा होता रूम के बाहर निकल जाता, रूम में नहीं बैठता कभी को, कह रहा भाई मैं क्यों, अबे सोचो ना 100 बार, अब उसका काम भी डेली का है, 365 दिन में से 100 दिन भी बैठ गया तो उसी को निकल जाएगा कैंसर एक साल बाद। तो फिर तो इसीलिए वो रूम से बाहर निकल जाता है कि भैया मेरे को रहना रूम में, और हमें लगता है कि यार कुछ काम करने गया होगा, अपना रह रहा होगा, नहीं वो बाहर निकल गया। वैसे पता है एक्सरे बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसीलिए एक्सरे कभी अगर आप एक्सरे की मशीन में अगर कहीं आपको मौका मिले काम करने का तो खाली बैठे पैर मत डाल देना, आज चेक करते हैं कैसा है पैर, नहीं कैंसर हो जाएगा। इसीलिए एक्सरे तब कराना होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा में भी बहुत ज़्यादा में, तो कैंसर हमें अवॉइड करना चाहिए, एक्सरे भी जितना हम कम करा सकते हो। केमिकल, ये जितने भी जो सिगरेट स्मोकिंग होते हैं या जो भी टोबैको वगैरह होते हैं, इसमें ऐसे केमिकल्स रखे जाते हैं जो केमिकल सेल में जाते हैं, सेल में बोलते हैं प्रोटोन। अबे सो रहा है क्या, उठ जाए यार, क्या कर रहा है? जस्ट इमेजिन आप एक नशीली चीज़ ऐसी कंज्यूम कर रहे हो जो आपके माउथ के अंदर जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि पहले तो हो ही जाएगा, वो माउथ के सेल्स को बोल रहा है भाई जीन सुला रखी कि उठाना इसको यार एक बार, और अगर एक बार उठ गई तो फिर तुम्हें सोना, फिर तो पता ना मुकेश जैसे पहले हर मूवी के पहले आता था, तो फिर ऐसे ही आना पड़ जाएगा। और बायोलॉजिकल, देयर आर सम वायरस जैसे SV40 साइमन वायरस जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे वायरस भी देखे जाते हैं जो आपके सेल में जीन को चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा, 1% से कम ऐसा किस्सा आपको मिलेगा। मोस्टली हम लोगों में जो कैंसर मिलता है वो इन दोनों रीज़न से मिलता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमने ऐसे लोग भी सुने हैं जो तम्बाकू नहीं खाते, खाते क्या जो भी है, तम्बाकू बीड़ी ये सब नहीं पीते, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया। मैंने क्या बोला, कैंसर होने के लिए सिर्फ आपकी किस्मत का ख़राब होना ज़रूरी है, आपके लाइफस्टाइल का इतना कोई बड़ा रोल है। हम पढ़ भले ही रहे हैं, आपको पता है कि जब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये क्या क्या मालूम पड़ने वाला है। आपको मालूम पड़ेगा कि सनलाइट से भी कैंसर होता है, आपको मालूम पड़ेगा ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी कैंसर होता है। जी हाँ, जाके चेक करा, घर बैठे चेक करा, मालूम पड़ जाएगा। यानी आपके लाइफ में जितनी चीज़ें आप कर रहे हो उनमें से 99% चीज़ों से कैंसर होता है, आपको मालूम पड़ेगा। अब इस चक्कर में हम ये तो नहीं कि खाना छोड़ देंगे, हम ऐसे कपड़े पहनना छोड़ देंगे, भाई नहीं कर सकते आप। तो कैंसर तो हर एक चीज़ में भरा पड़ा है, ऐसा तो नहीं है। तो पहली बात हम क्या कहते हैं कि आजकल हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं ना, वो पहली बात शुद्ध नहीं है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा ऐड हो रखे हैं। इवन शैम्पू में केमिकल है, हम जिस ऑयल में कंज्यूम उसमें भी केमिकल मिलाए रख रहे हैं, हम भरे पड़े केमिकल से। तो इस वजह से अगर आप सिगरेट या स्मोकिंग नहीं भी करते हो तो क्या पता गलती से आपने बाहर की कोई एक ऐसी चीज़ खा ली जिसमें ऐसा केमिकल था जिसने आपके बॉडी के किसी एक सेल के प्रोटोन को किसमें चेंज कर दिया, ऑन्कोजीन में, किसी एक सेल को कर दिया, गलती से कर दिया। अब वो केमिकल किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये भी ध्यान रखना आप, ज़रूरी नहीं कि वो आपके टोबैको इस समय देखने को मिले। तो मैंने क्या बोला, वो केमिकल किस फूड में आ जाए, नोबडी नोज। तो सोचो कैंसर का रेट आए दिन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम आजकल अपने चारों तरफ हार्मफुल केमिकल से भरे पड़े हैं, और अब कैंसर के तो रेट और बढ़ेंगे भी, तो कम नहीं होंगे, तो और बढ़ने वाले हैं। तो रीज़न ही यही है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप मान लीजिए
सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे या टोबैको नहीं कर रहे तो आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, एक डॉक्टर के पास जाता है एक पेशेंट, और जो सिगरेट दिन में मतलब चैन स्मोकर है, दिन में 1 घंटे में 4 सिगरेट पी लेता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप साल भर से ऊपर जियोगे नहीं, आप इतना कंज्यूम कर रहे हो। और 20 साल बाद कहानी क्या होती है, वो तो जिंदा डॉक्टर मर गया। ऐसा होता है, ऐसे केस हुए हैं। सोचो, जो इतना ध्यान रख रहा था वो नहीं बचा, और जिसने कहा कोई बात नहीं, जिएंगे जिए कोई बात नहीं, अपने मौत ही सही, वो जी गया। वो बेचार कोई 4 के हिस्से और जी गया बदला इंसान। तो मैंने क्या बोला, ये जो रीज़न है ना, कोई ऐसे स्पेसिफाइड रीज़न नहीं होते। बाकी तो वही वाली बात है, जिसके जितना टाइम लिखा उतना ही मिलेगा। लोग इसी बहाने तो पीते हैं सारी चीज़ें। फीमेल्स को होता है ज़्यादा टाइट साड़ी पहनने से।